ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने का, और कुछ नहीं है इससे बाहर। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में यही आता है कि भाई चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। जो जैन भिक्षु थे उनका क्या नाम था, भद्रबाहुत। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहाँ रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने किताब कौन सी लिखी, इंडिका लिखी। इंडिका के अंदर वर्णन क्या था, इंडिका के अंदर वर्णन था मौर्य वंश का। ठीक है भाई, अगर हम मौर्य वंश की बात करें ना, तो मौर्य वंश के अंदर 10 से ज्यादा राजा हुए थे। ठीक है, और इस जो राजवंश है, इस राजवंश ने राज करना शुरू किया था 322 ईसा पूर्व के अंदर। 322 ईसा पूर्व के अंदर इसने राज किया करना शुरू किया था। और कब तक किया, इसने किया लगभग 137 सालों तक, 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लगभग 137 सालों तक राज किया था। और इस वंश के बारे में हम सिर्फ चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ते हैं। और अंतिम जो शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। अंतिम शासक का जो नाम था वो था बृहद्रथ। और अंतिम शासक की जो हत्या किसने की थी, वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग कौन था, ये बृहद्रथ का सेनापति था भाई। ठीक है, और इसने इसकी हत्या क्यों की, इसने इसकी हत्या इसलिए की क्योंकि बृहद्रथ वो राजा नहीं था जो एक प्रजा चाहती है। ठीक है, इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने एक आलसी और एक घमंडी टाइप, कैसे कह लो कि भाई शराब के नशे में चूर रहता था ये। मतलब इसको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, अपने भोग विलास में रहता था। इस वजह से पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, पूरी प्रजा के सामने इसको मौत के घाट उतार दिया और मौर्य वंश का विनाश कर दिया और उसके स्थान पर स्थापना की शुंग वंश की। ठीक है, तो चलो बात करते हैं 322 के अंदर। तो 322 के अंदर कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश की स्थापना करता है। 322 के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। और चंद्रगुप्त के बारे में वैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई इनकी जो माँ है उनका नाम था मोरा। ठीक है, 322 के अंदर ये राजा बनते हैं और 345 के अंदर इनका जन्म होता है। एग्जाम में क्या आता है कि भाई जैसे चंद्रगुप्त ने राजपाट मतलब राजगद्दी कब प्राप्त की, 322 के अंदर। इसका जन्म कब होता है, 345 के अंदर। और चंद्रगुप्त का जो गुरु कौन था, इसका गुरु था चाणक्य। और चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से। ठीक है भाई, और अपने अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त था, अपने अंतिम समय में जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु आप जानते हैं कौन थे। भद्रबाहु जब जो जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म के जो भिक्षु थे, ठीक है, जैन भिक्षु थे ये, और इनकी शरण में गए, भद्रबाहु की शरण में गए और सल्लेखना विधि से 298 ईसा पूर्व के अंदर इसने मतलब अपना शरीर त्याग दिया, बिना कुछ खाए अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में
345 के अंदर चंद्रगुप्त का जन्म होता है। इनकी जो माँ है उनका नाम मूरा होता है और 322 के अंदर ये राजा बनते हैं। इनके गुरु का नाम चाणक्य होता है। चाणक्य इसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और इनको कौटिल्य भी कहा गया। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई ये चाणक्य की किताब का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन से धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है भाई, जैन धर्म को मानते थे। और चंद्रगुप्त, जैसे आप सभी को पता है कि भाई जैसे सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था ना, सेल्यूकस निकेटर, तीन 326 के अंदर सिकंदर भारत में आता है। 326 के अंदर सिकंदर भारत में आता है और 323 के अंदर सिकंदर की मौत हो जाती है। भाई कहाँ होती है, बेबीलोन के अंदर। बेबीलोन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो 323 के बाद जो सिकंदर के मतलब भारत के अंदर जो जीते हुए प्रदेश थे उन पर राज कौन कर रहा था, बहुत सारी जगहों पर राज कर रहा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है फिर 305 के अंदर। 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर फिर क्या करता है, इस युद्ध के अंदर संधि करता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर अपने जो प्रदेश थे जिन पर सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था, काबुल, कंधार, ऐसे 2-3 प्रदेश और थे। वो प्रदेश किसको दे देता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और अपनी जो पुत्री थी हेलना, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलना। बहुत सारी किताबों में उसको कार्नेलिया का नाम दिया गया है। हेलना इसकी शादी कर देते हैं किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है। उसमें क्या करता है ये सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त के साथ संधि करता है। संधि में क्या करता है कि भाई अपनी जो पुत्री है उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर देता है और काबुल, कंधार, हेरात, ऐसे 4-5 प्रदेश थे जो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे देता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी फिर उपहार में कुछ गिफ्ट देता है किसको, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को ये गिफ्ट में 500 हाथी देता है। भाई सेल्यूकस निकेटर को ये 500 हाथी देता है और 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर इन 500 हाथियों का यूज पता है कहां करता है, इनका करता है कि भाई जैसे सिकंदर मर गया, भाई सिकंदर 323 के अंदर मर गया था। ठीक है, 323 के बाद सिकंदर के जो सेनापति थे मतलब सिकंदर ने जितने जितने प्रदेश जीते हुए थे उन पर भाई हर सेनापति चाहता था कि भाई मैं अधिकार करूं। ठीक है, सिकंदर के जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जितनी जो जगह थी, जीते हुए प्रदेश थे, सब प्रदेशों के अलग अलग राज्यपाल, सेनापति वगैरह वगैरह रखे हुए थे। तो यानी उसके बाद हर सेनापति ये चाहता था कि भाई इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार हो, उसके जीते हुए प्रदेशों पर मैं राज करूं। सेल्यूकस निकेटर भी उन्हीं में से एक था और जो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, इसने वो 500 हाथी उस युद्ध में लिए। ठीक है, और उन 500 हाथियों की वजह से जो विजयी होता है वो कौन होता है, वो सेल्यूकस निकेटर होता है। और सिकंदर के जो जीते हुए प्रदेश थे उन पर राज कौन करता है, सेल्यूकस निकेटर। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत लेके आता है जिसका नाम होता है मेगस्थनीज।
ठीक है। कहाँ गया भाई? देख, दोबारा से बताता हूं। 322 से 185 तक ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड था भाई, ठीक है। 345 के अंदर जन्म होता है। इनकी माँ का नाम मोरा, ठीक है। इनके गुरु का नाम है भाई चाणक्य, और चाणक्य की जो किताब है वो है अर्थशास्त्र। भाई इनका जो धर्म है वो है जैन धर्म, ठीक है भाई। 322 के अंदर ये धनानंद को हरा देते हैं और राजगद्दी इनके हाथ आती है, ठीक है। और ये टाइटल लेते हैं सम्राट का, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 298 के अंदर संलेखना विधि से ये अपने प्राण त्याग देते हैं भद्रबाहु की शरण में जाकर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है। फिर 305 में विवाह होता है किससे? एलना से। 500 हाथी किसको उपहार देता है? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत कौन आता है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की जो किताब होती है वो कौन सी होती है? इंडिका। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई, ठीक है। और 322 के अंदर सिकंदर इसको ये चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराता है? नंद वंश के शासक धनानंद को, ठीक है। और तो कुछ बताने के लिए वो नहीं है। हाँ, प्लूटारक ने इसको एंड्रोगोटस नाम दिया भाई, एंड्रोगोटस। और जस्टिन ने इसको सेंड्रोगोटस नाम दिया भाई, सेंड्रोगोटस इस तरह का, ठीक है। प्लूटारक ने इसको एंड्रोगोटस का नाम दिया, जस्टिन ने इसको सेंड्रोगोटस का नाम दिया, ठीक है भाई। ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने का, और कुछ नहीं है इससे बाहर। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में यही आता है कि भाई चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। जो जैन भिक्षु थे उनका क्या नाम था? भद्रबाहु था, ठीक है। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने किताब कौन सी लिखी? इंडिका लिखी। इंडिका के अंदर वर्णन क्या था? इंडिका के अंदर वर्णन था मौर्य वंश का, ठीक है भाई। ये तो था इसका चंद्रगुप्त का। अब बात आती है, हाँ, चंद्रगुप्त के बारे में एक बात और आती है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो चाणक्य थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हर दिन अलग कमरे में सोता था भाई। हर दिन उसके सोने का जो स्थान था वो अलग होता था। और चाणक्य हर दिन उसके खाने में इतना 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 थोड़ा थोड़ा सा जहर मिलाता था, उसको जहर का थोड़ा थोड़ा आदि देता था। क्योंकि उस टाइम पे राजा को मारने के बहुत सारे प्लान बनाए जाते थे, ठीक है भाई। अब आती है बिंदुसार की बारी भाई।
बिंदुसार के बारे में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। ये राज करते हैं भाई 298 से लेकर ये 269 तक ईसा पूर्व। ठीक है भाई, 298 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक ये बंदा राज करता है। बिंदुसार को अमित्रघात का नाम दिया गया भाई। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया गया है सिंहसेन, ये इसके नाम दिए। ठीक है, और भाई बिंदुसार के बारे में एक जानकारी है कि भाई ये महान पिता का पुत्र, ये इसकी पहचान है भाई बिंदुसार की जो मैं बता रहा हूं। महान पिता का पुत्र कौन? बिंदुसार। इसके टाइम पे ना कोई इसने कोई युद्ध लड़ा, ना कोई अपना मतलब प्रदेश को फैलाया, कोई वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, महान पुत्र का पिता। कौन? बिंदुसार। ठीक है, हाँ बिंदुसार के टाइम पे एक विद्रोह जरूर होता है तक्षशिला के अंदर, लेकिन उस विद्रोह को भी सबसे पहले तो ये अपने लड़के सुसीम को भेजता है। ठीक है, सबसे पहले ये अपने लड़के सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम नाकामयाब होता है। उसके बाद ये अशोक को भेजता है और अशोक उस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, बिंदुसार के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि भाई वो एक महान पिता का पुत्र है और महान पुत्र का पिता है। ठीक है, उसको अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भाई अब बात आती है अशोक की, जो कि एक महान सम्राट, महान सम्राट का नाम दिया गया। सबसे यानी जब तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था ना, उस टाइम पे उसके कुछ टाइम समय बाद जब जो बिंदुसार बीमार हो जाते हैं, मतलब इनका अंतिम समय आ जाता है, तो अशोक के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई बिंदुसार का टाइम होने वाला है। ठीक है, तो तब अशोक आता है, तो बिंदुसार क्या करता है कि भाई बिंदुसार अपने जो जितने पुत्र है ना उनमें से मतलब राजा का चयन करता है। तो तब इन जो अशोक है वो अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बनता है। ठीक है, 99 भाइयों को मारकर 269 ईसा पूर्व के अंदर राजा बनता है। ठीक है, और अशोक की जो मां है उसका नाम क्या है भाई? सुभद्रा। सुभद्रा, सुभद्रागिन, सुभद्रागिन। कई जगह पर ये सुभद्रा दिखाया गया है और बहुत सारी किताबों में इसको 270 ईसा पूर्व दिखाया गया है, 271 भी दिखाया गया है भाई। ठीक है, और कलिंग का जो युद्ध होता है वो होता है 261 ईसा पूर्व के अंदर। यानी ये लगा लो जब ये सम्राट बना था ना 269 में, इसके 7-8 साल बाद कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व के अंदर। और कलिंग का युद्ध इतना भयानक था कि भाई जो एक महान सम्राट जो कि मतलब एक कट्टर राजा था ना, उसको एक नरम हृदय वाला राजा बना दिया उस युद्ध ने। इस युद्ध के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। ठीक है, ऐसा कत्लेआम मचाया गया था उस टाइम पे अशोक ने। और फिर बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म कौन से भिक्षु के द्वारा? ये उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, उनकी शरण में गए
और फिर ये बौद्ध भिक्षु इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर ये टाइटल आता है महान सम्राट। फिर ये युद्ध मतलब युद्ध करने त्याग देते हैं। ये कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया। ठीक है, फिर ये ऐसे काम करते हैं कि जो एक न्याय प्रिय राजा को अपनी प्रजा के लिए करने चाहिए। और फिर इसने क्या किया, फिर इसने अपने जो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इसका लड़का है महेंद्र और पुत्री है संघमित्रा, इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार जो अशोक के टाइम पे हुआ इतना कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, ये था भाई अशोक के टाइम पे पढ़ने का। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महान सम्राट अशोक। और अशोक के बारे में ये जानकारी मिलती है कि भाई शायद इनके खाने के लिए, अशोक के खाने के लिए रोज 2 मोर और 1 बकरा इस तरीके का पकाया जाता था। ठीक है, और बाद में ये महान सम्राट कहलाए। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। बौद्ध संगीति कब कब हुई? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 के अंदर। और दूसरी हुई थी 383 ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर। तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व के अंदर। और चौथी हुई थी 78 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? RVP के इसको इस तरीके से याद रखेंगे भाई। बौद्ध संगीति हुई थी 483 के अंदर। बौद्ध जो भिक्षु थे 483 के अंदर, जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी मृत्यु होती है। पहली बौद्ध संगीति तभी होती है 483। इसमें और इसमें सिर्फ 100 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 250 और 78। ठीक है, ये कैसे याद रखना? RVP के। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु, राजगृह। ठीक है, वैशाली, ये पाटलिपुत्र, और ये कुंडलवन। के RVP के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। के अजात शत्रु, कालाशोक। फिर ए पाटलिपुत्र में कौन है? अशोक। और फिर के कनिष्क, 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? RVP के के। ठीक है, 483, 383, 250, 78। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, और क्या मिलता है कि भाई जैसे जो बोधि वृक्ष था, जो
बोधि वृक्ष था उसको 3 बार कटवाने की कोशिश की गई। क्यों? ये जो अशोक है भाई वो इसने 261 के ईसा पूर्व के अंदर 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग का युद्ध लड़ा था। उस युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ये बौद्ध धर्म मतलब इतना लीन हो गया था बौद्ध धर्म के अंदर, उसको प्रचार के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, उसकी देख रेख बौद्ध मठ स्तूप इनकी वजह से, ठीक है। ये अपनी पत्नी रानी त्रिशयता ऐसा कुछ नाम है भाई, ठीक है, रानी त्रिशयता, इनको टाइम नहीं देते, ठीक है। वो अपना ज्यादा समय कहाँ लगाते थे? इस बोधि वृक्ष की सेवा में लगाते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगाते थे। इनको टाइम नहीं मिलता था और इनको इसी खुंदक में इसको कटवा दिया, ठीक है भाई। लेकिन ये दोबारा हो गया। फिर एक आता है गौड़ नरेश शशांक, भाई उसने भी इसको कटवाने की कोशिश की थी। और जो पुष्यमित्र शुंग जो कि 185 के अंदर 185 ईसा पूर्व के अंदर जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी, वही पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी 185 ईसा पूर्व के अंदर, उसी पुष्यमित्र शुंग ने इस वृक्ष को काटने की कोशिश की थी। क्यों? ये था भाई बोल। हाँ, और जो सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया था? वो इसी अशोक ने बनवाया था। और अशोक ने इस बुद्ध को मतलब फैलाने के लिए लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। ये था भाई बौद्ध धर्म। और वैसे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जो मतलब एग्जाम की दृष्टि से जो कुछ है ना वो ये है भाई। मेरे को जो ऐसा लगा है कि भाई ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, सिर्फ वही पढ़ा है, ठीक है।